ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के सेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। उनका ताल्लुक जो है इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से है और जो है वो वहाँ के डायरेक्टर रिसर्च हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर साद की। तो उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे हम बात करेंगे आज जो है इकोनॉमी के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, बजट आने वाला है, उसके ऊपर उनसे सवालात करेंगे और साथ ही साथ जो है हम उनसे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो मामलात चल रहे हैं सर्कुलर डेप्थ के हवाले से उसके ऊपर भी थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे। पीएसओ के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी इनसे इनकी जो है राय मालूम करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, सबसे पहले मैं बजट के हवाले से ये पूछना चाहूँगी कि बजट में क्या एक्सपेक्टेड है? किस तरह के टैक्सेस लग सकते हैं स्पेशली ऑयल गैस सेक्टर के हवाले से मैं जानना चाहूँगी और क्या इसमें कोई आईएमएफ की भी कोई डिमांड है? तो थोड़ा-सा इस हवाले से आप हमें बताएँ। अच्छा, इसमें बजट में सबसे जो अहम चीज़ होती है वो जो गवर्नमेंट से जिस पे मुज़ाकरात भी होते हैं और आईएमएफ के डिमांड्स भी होते हैं, वो होते हैं टैक्स कलेक्शन पे। काफ़ी सालों से हम अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो कट करते हुए आ ही रहे हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती कट करने की। वो हुँ। वैसे ही काफ़ी बेयर मिनिमम हो चुका है। अ, और ये है कि गवर्नमेंट को वो बढ़ाने नहीं देते आईएमएफ, क्योंकि हमारे फिजिकल टारगेट बहुत टाइट होते हैं। तो जो अहम जो फोकस पॉइंट होता है वो टैक्सेस होता है, और टैक्सेस में इस साल या इस आईएमएफ प्रोग्राम में हमें ये लगता है कि आईएमएफ की डिमांड ये होंगे कि जिन सेक्टर्स पे टैक्स कम से कम है उन सेक्टर्स पे टैक्स बढ़ाया जाए। हुँ, हुँ। और उन सेक्टर्स में एग्रीकल्चर आ जाता है कि फार्मर्स पे आप किसी तरह टैक्सेशन बढ़ाएं, और दूसरी तरफ से रिटेलर्स पे भी पाकिस्तान में काफ़ी कम टैक्स लगा हुआ होता है। तो ये दो एरियाज हैं जो आईएमएफ टारगेट करेंगे। आपने ऑयल एंड गैस के हवाले से सवाल किया, तो एक तो चीज़ न्यूज़ न्यूज़ में भी आ रही है, और ये पहले भी आईएमएफ ने हमसे करवाया है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस, उसमें पेट्रोलियम लेवी होती है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो भी आप समझ लें एक टैक्स ही होता है। वो हमारे अभी पेट्रोल प्राइसेस में कुछ 60 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोलियम लेवी होता है। तो आईएमएफ गवर्नमेंट से इस तरह बात कर रही है कि आप इसको 100 रुपीज़ तक ले जाएं, जो कुछ 4 से 5 महीने, या आप कह लें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो 60 रुपीज़ से बढ़ा के 100 रुपीज़ तक ले जाएंगे। तो पेट्रोल प्राइसेस में फिर आप इंक्रीज देख सकते हैं अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ज़्यादा कम नहीं हुई तो। दूसरी तरफ अगेन ऑयल एंड गैस के हवाले से ये है कि सर्कुलर डेट एक बड़ा एरिया होता है। वो तो उसमें यह है कि गैस टैरिफ पर भी फोकस होगा, तो गैस टैरिफ भी बढ़ाने की बातचीत है। हुँ, हुँ। तो आई थिंक ये दो तीन चीज़ें हैं जो आईएमएफ, इनके अलावा भी चीज़ें होंगी, बट ये एटलीस्ट ये तो फोकस एरियाज हैं। सही। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस की आपने बात की तो ऑयल एंड गैस की जो सर्कुलर डेप्थ के जो मसले हैं उसके लिए क्या प्लान जो है वो गवर्नमेंट कर रही है? क्या उनको लग रहा है कि जो है डिविडेंड आएगा कंपनीज की तरफ से तो उससे इसका मामला हल करेंगे? क्योंकि कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। अगर जैसे हम देखें जो गंदम की जो करप्शन का जो मामला था उसमें तो जो है वो एक तरीके से 80 अरब रुपए भी चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50,000 की भी जो है कोई हमें जो है नज़र नहीं आ रही है कि एटलीस्ट उसकी भी मामलात थोड़े से जो है सॉल्व हों। तो थोड़ा-सा इस हवाले से हमें बताएँ। जी नादिया, इसमें बेसिकली है ये कि आपने गंदम की बात की, बट सर्कुलर डेट और एनर्जी सेक्टर में ये होता है कि अब जो भी गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है उसमें आईएमएफ का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। हुँ, हुँ। या कोई गवर्नमेंट कोई प्लान अगर सोचती है, और अगर आईएमएफ प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेटेड हैं, तो वो प्रोग्राम हम आईएमएफ के अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर हमारे फिजिकल साइड को डिसरप्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था
और मार्केट ने काफ़ी एंटिसिपेट भी किया था कि वो चीज़ हो जाएगी, बट वो जो डिविडेंड प्लग इन प्लान था कि गवर्नमेंट कुछ पैसे, कुछ क्या मतलब 600 अरब या उससे ज़्यादा पैसे इंजेक्ट करेंगी हम्म गैस से, तो वो पैसे गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि 70-80% गवर्नमेंट ओन करती है पीवी ओजीडीसी और पीपीएल को। तो ये इस पर आईएमएफ के कुछ रिजर्वेशंस थे कि ये इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, ये फिजिकल साइड पर शायद नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो आईएमएफ ने वो अलाउ नहीं किया। मुझे ये लगता है कि आईएमएफ जो है वो ज़्यादातर टैरिफ इंक्रीजेस पे और प्राइवेटाइजेशन पे जोर देगा। और जैसे कि पहले रहा है, और आईएमएफ कभी भी फेवर में नहीं होता कि गवर्नमेंट कोई अमाउंट इंजेक्ट करे। जैसे आपने कहा कि अगर वीट का इशू रिजॉल्व हुआ है, तो इसी तरह एनर्जी सेक्टर में क्यों नहीं होता। तो आईएमएफ ने हमेशा ही एक कैश इंजेक्शन वाला जो प्लान होता है उसको रिजेक्ट किया है कि गवर्नमेंट वहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट कर रही है। आईएमएफ का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। अगर हम देखें 2013 में जो गवर्नमेंट ने कुछ 500 अरब रुपए सर्कुलर डेट में इंजेक्ट मतलब सिस्टम में इंजेक्ट किए थे, उसके कुछ ही महीनों में सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो गया। तो वो एक इनफेक्टिव प्लान था, जबकि 500 अरब जैसी अमाउंट इंजेक्ट हुई थी उस वक्त। तो ये इसमें हमेशा आईएमएफ का एक इनपुट रहता है। अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम में ना होते और अगर हमारे फिजिकल बैलेंस में गुंजाइश होती, तो शायद गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट कर लेती। सही। अच्छा सर, पीएसओ की पेमेंट जो अभी पेंडिंग है, इस हवाले से जरा बताएं कि ये इशू जो है जैसे ना जो साबका हुकूमत थी, जो निगरान हुकूमत जिसे कहें, और अभी जो मौजूदा हुकूमत है, उसने भी अभी तक इस मसले का कोई हल निकल नहीं रहा है। तो और एक तरीके से हम देखें तो आईएमएफ की भी डिमांड है। तो ये मसला कब हल होगा, और गवर्नमेंट जो है मतलब को क्या जो है लॉस होगा अगर ये मसला हल नहीं होता, तो गवर्नमेंट को क्या लॉस होगा और पीएसओ को खुद क्या लॉस फेस करना पड़ेगा? देखिए, इसमें पीएसओ और गवर्नमेंट के लिए सबसे जो मेजर रिस्क होता है इस तरह की सिचुएशन में, जबकि पेमेंट्स नहीं हो रही होती और पीएसओ के पास इनसफिशिएंट पैसे होते हैं, तो पीएसओ जो है वो ज़्यादातर एटलीस्ट हाफ पेट्रोलियम जो ये सेल करता है वो इंपोर्ट करता है। और एलएनजी जो है वो तो आप हम जाहिर है पूरा ही इंपोर्ट करते हैं। तो अगर पीएसओ के पास एडिक्वेट पैसे नहीं हो, तो वो फिर अपने सप्लायर्स को किस तरह पे करेंगे, जो कि इंटरनेशनल सप्लायर हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पीएसओ डिफॉल्ट कर जाए, तो वो फिर आगे पीएसओ को बेचेंगे नहीं, जबकि पीएसओ इज अ मेजर सप्लायर ऑफ एलएनजी हम्म एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सोल्ड इन पाकिस्तान वो पीएसओ के थ्रू बेचे जाते हैं, जो हम आधे पेट्रोलियम जो हमें अवेलेबल है। हम्म तो सबसे बड़ा लॉस या सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की शॉर्टेज क्रिएट हो जाए, क्योंकि पीएसओ उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सप्लायर को जब पेमेंट आपने टाइम पे नहीं की, तो वो आपको टाइमली या टाइम पर आपको फ्यूल भी सप्लाई नहीं करेंगे। तो वो मेजर रिस्क होता है, और इसी वजह से फिर गवर्नमेंट उसको इवेंचुअली रिजॉल्व कर लेती है। तो आई थिंक ये अभी तो आपके सामने है कि दो मई कुछ नवंबर से हमने कुछ गैस टैरिफ्स इंक्रीज किए हैं। तो उनको अभी इतना टाइम गुजरा नहीं है। एक फरवरी में भी हमने गैस टैरिफ बढ़ाया था एसएनजीपी एसएलजीसी का, तो उसके अभी बेनिफिट आना शुरू होंगे। तो फिर इनकी कैश फ्लो पोजीशन बेहतर होगी और वो फिर पीएसओ को टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। बट आई थिंक इन द नियर टर्म, और जो ये आपने 80 अरब की बात की, हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पीएसओ को इंजेक्ट करने पड़ जाए पैसे, ताकि वो अपने सप्लायर्स को पे कर दें और पेमेंट सॉरी फ्यूल हमें अवेलेबल हो जाए। तो ये आई थिंक एक मेजर चीज होती है जो गवर्नमेंट काफी वॉचफुल होती है इस पे। जी। जी सर। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आईएमएफ ने कहा है जो कंपनीज लॉस कर रही हैं उनको सेल किया जाए। अब अगर हम बात करें एसएसजीसी के हवाले से, अगर मैं बात करूं तो जो है उसमें चोरियां भी बहुत होती हैं गैस में, और वो चीजें एज सच बिल में वो आती भी नहीं है। तो इस हवाले से आप ये बताएं कि क्या कोई स्टेप लिया जा रहा है, और आगे जो है इस लॉस को किस तरीके से कवर करने की क्या कोई प्लान है, क्या मामलात हैं इसके?
अच्छा, इसमें आपके सवाल में दो एस्पेक्ट्स हैं कि एक तो आईएमएफ ने हमें कहा है कि हम प्राइवेटाइज करें उन स्टेट ओन्ड कंपनीज को जो लॉस मेकिंग है, और दूसरा फिर आपने एसएसजीसी पे बात की। आई थिंक जो प्राइवेटाइजेशन होंगी, जाहिर है आपके सामने पीआईए है जो मेजर एक ट्रांजैक्शन है जिसमें नजर आ रहा है कि वो अनकरीब हो जाएगा। तो आई थिंक प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेगा, और फिर आप कह लें कि जो हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिसमें एसएनजीपी एसएचजीसी आ जाते हैं। एक वक्त में पीएसओ भी एक प्राइवेटाइजेशन के लिए कंसिडर किया गया था। आई थिंक वो बिल्कुल एंड में होगा, वो इतने जल्दी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचेगी नहीं, क्योंकि हम्म, यहाँ पे भी जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजिक कंपनीज को एक्सक्लूड किया है, तो उसमें मोस्ट लाइकली ये फ्यूल सप्लायर्स होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि आवाम को गैस और तेल या पेट्रोल टाइम पर मिल रहा है। तो वो उसमें फिर उन इदारों की अगर ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है तो वो कंट्रोल हो सकता है। तो आई थिंक वो तो शायद इस प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में शायद एसएचजीसी लिस्ट में ना आए। दूसरी सही। बात ये है, आपने जो एसएचजीसी की बात की कि वहाँ पे लॉसेस बहुत हैं, ज़रूर उसमें दो वजूहत हैं। नवंबर में जो गैस टैरिफ इंक्रीज किया था वो कुछ 2-3 सालों के बाद किया था। तो इस दौरान जो इन क्योंकि एसएलजीसी और एसएनजीपी भी गैस ईएनपी से खरीदते हैं, वो खुद तो नहीं प्रोड्यूस करते। गैस टैरिफ जो है चेंज काफ़ी देर से होता है। और दूसरा जो उनका मसला है, जो जिनकी वजह से लॉसेस आता है और जो इक्वली अहम मसला है, वो है लाइन एसएलजीसी के नेटवर्क पे 2022 में 15% लॉसेस थे। यानी कि जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो उन लोग ने अपने पाइपलाइन में पुश किया गैस का, 15% लूज हो गया या उसके कोई रिकवरीज नहीं आए। हम्म, और वो लॉसेस एसएनजीसी को बेयर करने पड़ते हैं ज़्यादातर। तो इसका एसएनजीसी की जहाँ तक सवाल है, उसको टर्न अराउंड करने में दो चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट उनके टैरिफ इंक्रीजेस टाइमली बेसिस पे करे और पूरी तरह से करे जो रिक्वायर्ड है। हम्म, और दूसरा, कंपनी अपने रिसोर्सेज एम्प्लॉय करे कि जो उनके लाइन लॉसेस वगैरह हैं वो कम हो। मैं ये भी बताता चलूँ कि एसएनजीपी के जो लाइन लॉसेस हैं वो 10% से कम है। तो एसएनजीपी जिसका नेटवर्क बड़ा है उसके लाइन लॉसेस कम है, तो उन लोग ने मैनेज कर लिया सिचुएशन को, या उनके लॉसेस रिलेटिवली बेटर हैं एसएनजीसी के बनस्बत। तो ऐसा नहीं है कि वो लॉसेस कम नहीं हो सकते, उसको कम किया जा सकता है। तो हम्म, वो गवर्नमेंट वो कंपनी की मैनेजमेंट पे ज़्यादा वो आता है कि वो किस तरह क्या मेजर्स लें कि वो कम हो जाए। सही। अच्छा सर, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि जैसे कि गैस प्राइसेस जो है अभी बढ़े हैं, गवर्नमेंट ने जो है इसको बढ़ाए हैं, तो ये किन कंपनीज को जो है इससे जो है ऑयल गैस की, ये किन कंपनीज को जो है इससे ज्यादा फायदा होगा? और जो है इसके बढ़ने से ये सुई सौधन को जो है और एसएनजीपी को क्या फायदा होता है, जो कि इसके मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? अच्छा, ये प्राइस बढ़ाने से, वैसे तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो वहाँ से अर्निंग्स बढ़ती हैं, बट पाकिस्तान में ऐसा है कि इंडस्ट्री इस तरह स्ट्रक्चर हुई नहीं है कि प्राइसेस उनकी अलग तरह से डिटरमिन होती हैं। हम्म, बट इसमें जो मेजर फायदा होता है वो जितने भी कंपनीज गैस चेन में इन्वॉल्व हैं, जिसमें एसएचजीसी एसएनजीपी हैं, पीएसओ है क्योंकि वो एलएनजी इंपोर्ट करके गैस पंप करते हैं सिस्टम में। और जो पाकिस्तान में जो खुद गैस प्रोड्यूस होती है सुई और अदर बाकी फील्ड से, वो ईएनपीज प्रोड्यूस करते हैं, ओजीडीसी पीपीएल इन पर्टिकुलर। तो ये सारी कंपनीज बेनिफिट करती है, बट ज़रूरी नहीं है कि इनकी अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट आए। हम्म, इनकी कैश फ्लोज इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि जब आप गैस टैरिफ बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर्स आपको फिर ज़्यादा पैसे देते हैं, और वो पैसे फिर आप अपने सप्लायर्स को दे पाते हैं। तो जो सर्कुलर डेट जो गैस की वजह से बना हुआ है कि कंज्यूमर से आप सही से कलेक्ट नहीं कर पा रहे पैसे क्योंकि टैरिफ ही आपने बढ़ाए नहीं थे, तो वो चीज़ आप कुछ हद तक रिजॉल्व कर लेते हैं। बट आगे भी गवर्नमेंट को ये करते रहना होगा कि टैरिफ इंक्रीज जल्द से जल्द बढ़ाएं, ताकि कोई फिर से सर्कुलर डेट बिल्ड ना हो। सही।
अच्छा सर, अभी जो पेट्रोल की कीमतों में जो कमी आई है, तो ये क्या कोई मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से, क्या ये कोई आईएमएफ का कोई सजेशन था, या उनकी शराइत में ये शामिल था? तो इसका क्या आगे, क्या आपको इसका क्या वॉलिटेशन क्या नजर आता है, क्या क्या होगा इसका? अच्छा, ये इस तरह की चीज आईएमएफ तो कभी पुश नहीं करती। गवर्नमेंट हालांकि कोशिश करती है कि वो प्राइजेस रिड्यूस करें और आवाम को रिलीफ दें, हम्म। बट चूंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में रहे हैं तो आईएमएफ इस तरह की चीज अलाउ नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट या तो सब्सिडी देगी या अपनी टैक्सेस कम करके प्राइसेस कम करेगी, बट वो आईएमएफ उस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो हमने 15 रुपए का रिडक्शन देखा है, 15 रुपए से ज्यादा का रिडक्शन देखा है, वो ज्यादातर इंटरनेशनल प्राइस की वजह से हुआ है। तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल मिलता है वो इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है। तो अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम होती हैं तो पाकिस्तान में भी वो प्राइसेस कम होती हैं। तो इसमें क्रेडिट गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें क्रेडिट है ग्लोबल प्राइसेस का कि वो कम हुई हैं, और वो सीधा सीधा गवर्नमेंट ने पास ऑन कर दिया है, अपने टैक्स में भी कमी नहीं की और कोई सब्सिडी भी नहीं दी। सही। अच्छा सर, यहाँ पर एसएसजीसी और सुई सॉदर्न और सुई नॉर्दर्न की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है, जो न्यू एक्सप्लोरेशन आ रहा है, जो कि मारी गैस की है, तो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो किसको मिलेगा? सुई सॉदर्न को मिलेगा या फिर सुई नॉर्दर्न को मिलेगा? जो नई डिस्कवरीज है वो अमूमन ईएनपीज को बेनिफिट करती हैं, वो डायरेक्टली एसएसजीसी और एसएनजीपी को बेनिफिट नहीं करती। उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट ये होता है कि उनके पास फिर आप ज़्यादा गैस उनको सेल कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो उनको एलएनजी खरीदने नहीं पड़ेगी, या एलएनजी उनके रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट करेगा। एलएनजी पाकिस्तान में एटलीस्ट डबल द प्राइस है। हम्म। जो पाकिस्तान में जो गैस निकलती है उसकी डबल प्राइस, एलएन डबल से ज्यादा प्राइस हो सकती है एलएनजी की। तो और फिर जाहिर से सर्कुलर डेट भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अगर पाकिस्तान में गैस ज्यादा निकलती तो एसएनजीपी और एसओजीसी को इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, ये ज्यादातर बेनिफिट होता है ईएनपीज को, जो जिनके रेवेन्यूज बढ़ते हैं, सेल्स बढ़ती हैं इन सही। फ्यूचर। अच्छा, तो सर यहाँ पर अगर इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि ओजीडीसी पीपीएल है, तो इसको क्या बेनिफिट मिलेगा? मतलब इनकी इनके लिए क्या है? सॉरी, आप किस किस हवाले से पूछ रही हैं, किस चीज का बेनिफिट होगा इनको? जी सर, मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ। सर, जैसे कि यहाँ पर मारी गैस की जैसे कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओजीडीसी पीपीएल की, ये जो न्यू एक्सप्लोरेशन आ रही है, इसमें ओजीडीसी पीपीएल की जो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसके लिए रहेगा? ये इन्हीं कंपनीज को बेनिफिट होगा। एसएसजीसी और एसएनजीपी को, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं आएगा, वो लेटर स्टेज पे इनडायरेक्टली वो बेनिफिट करेंगे, बट ये बेनिफिट सिर्फ ईएनपी ही को होगा डायरेक्टली। सही। अच्छा जो सर, भी आप प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी हम्म, डिस्कवर कर रहा है, जो भी एक्सप्लोर कर रहा है। सही। सर, अब जरा सा पीएसओ का ये है कि पीएसओ का क्या फ्यूचर है? क्या ये जो है कंपनी बंद होने वाली है? क्योंकि जिन जो इन्वेस्टर्स का इसमें इन्वेस्ट हुआ हुआ है, क्या उनके लिए कोई अलार्मिंग कॉल है, क्या है? थोड़ा सा इस हवाले से आप हमें बताएं। नहीं, इतनी पेचीदा मसला तो नहीं है, ऑब्वियसली वैसे हम्म। है तो, बट इतना नहीं है कि कंपनी के डिफॉल्ट होने के हालात आ जाएं। हम्म। ये हमने पहले भी देखा है कि पेमेंट्स डिले हुई हैं और पीएसओ ने एक अलार्म बेल कह लें बजाई है, और फिर गवर्नमेंट ने पेमेंट की है उनको। हम्म। तो आई थिंक वो गवर्नमेंट पेमेंट कर देगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, अगर आपने ये पेमेंट नहीं की तो आपकी कॉस्ट ये होगी कि पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है, गैस की शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को सेटल कर देगी, और ये ऐसा नहीं है कि आईएमएफ इस पे कुछ ऑब्जेक्शन रेज करेगा। बाकी पीएसओ का, अगर आप ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो पीएसओ में ये है कि अभी जो हमने पाकिस्तान में गैस टैरिफ्स बढ़े हैं, हम्म। और अगर हम अभी दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं तो आईएमएफ हमसे फिर गैस टैरिफ इंक्रीज करवाएगा और हम्म। दूसरी चेंजेस चीज़ें करवाएगा, जिससे सर्कुलर डेट बैलेंस में थोड़ा सा स्लो डाउन आए या वो रोका जाए। उससे पीएसओ बेनिफिट कर सकता है, उसके कैश फ्लोज इंप्रूव हो सकते हैं, एंड होपफुली इस तरह की सिचुएशन में पीएसओ नहीं आएगा।
जहाँ तक इन्वेस्टर का सवाल है, वो ज़्यादातर डिविडेंड्स देखते हैं एनर्जी कंपनीज में, एटलीस्ट, कि जिन कंपनी के डिविडेंड ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे उनको ज़्यादा फेवर किया जाता है। तो पीएसओ के डिविडेंड्स अभी इतने इम्प्रूव होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, तो शायद स्टॉक प्राइस में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम ना देखें जितने की कैश फ्लोज में हो। उनको उनकी एक सब्सिडी है पाकिस्तान रिफाइनरी, उसमें भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको अपग्रेड करना है उस प्लांट को। तो पैसे वो बचा के ही रखेंगे, वो डिविडेंड्स इतने पे नहीं करेंगे, और इस वजह से स्टॉक प्राइस में इतना खास चेंज ना आए। सही। तो फिर अभी जो बजट आएगा और चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है, तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो कुछ परसेंट 1-2% नीचे आए। क्या आप इस हवाले से आप देखते हैं? हमारी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो है जून 10th को, हम्म। और बजट अनाउंस होना है जून 7th को। तो ज़रूर जो स्टेट बैंक है वो बजट को देख के ही मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमिन करेगी। अगर हमारा बजट बहुत सख्त आया जिसमें टैक्सेस बहुत हैं, तो बट टैक्सेस किस तरह के हैं, कि अगर टैक्सेस की वजह से इन्फ्लेशन पे फर्क आता है तो शायद मॉनेटरी पॉलिसी में वो चेंज ना करें, वो पॉलिसी रेट को 22% पे ही छोड़ दें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बजट में इस तरह के मेजर्स होते हैं कि जो अनटैक्स्ड एरियाज हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एग्रीकल्चर और रिटेलर्स पे बहुत कम टैक्सेस हैं, वो इन्फ्लेशनरी नहीं है, वो आपने टैक्स बेस बढ़ाया। तो अगर इस तरह की चीज़ हुई तो फिर स्टेट बैंक को थोड़ा कंफर्ट होगा कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही इससे, तो वो शायद रेट कट पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। क्योंकि हमारी जो मई का जो एक्सपेक्टेड सीपीआई है वो कुछ 13% के अराउंड है, अप्रैल में 17% के अराउंड था, तो इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। तो ये एक रीज़न वैसे ही बन जाता है। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस 2 महीने से सरप्लस आ रहा है। अगर बजट में कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी मेजर्स ना हो तो फिर स्टेट बैंक हो सकता है कि 100 बिप्स या उससे कुछ कम 50 बिप जो भी है कट कर ले जून की मॉनेटरी पॉलिसी में। बट अगर हम बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस देखेंगे जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाए, फर्ज करें कि फूड प्राइसेस पे अगर आपने कोई ख़ास टैक्स लगा दिया, तो उस सूरत में स्टेट बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट कट्स को फिलहाल नहीं करेगा, वो आगे कर देगा डिसीजन। सही। बहुत शुक्रिया सर आपका और आपके वक्त का, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही और आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है बातें हमसे शेयर की। इसी के साथ ही नाजरीन, आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।